हेलो हाय एवरीवन। तो वेलकम टू रूट्स टू यूनिकॉर्न। आज है हमारे साथ विक्की जी, जिनका खुद का मिलेट्स का स्टार्टअप है और ये भी एक्चुअली बिहार स्टार्टअप से फंड्स ले चुके हैं। तो इनको तो बेसिकली दोनों ट्रांच आपको मिला है ना? हाँ। ओके। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं और इनका क्या स्टार्टअप है और ये कैसे मतलब अपने स्टार्टअप को रन कर रहे हैं। तो इस सब के बारे में हम लोग इनसे बात करने वाले हैं। और उसके अलावा मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हो सकता है मैं इनसे पूछना भूल जाऊँ, तो इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रखे हैं। तो आए कैसे इस फील्ड में, स्टार्टअप में? स्टार्टअप फील्ड में आने का पर्पस, स्टार्टअप नहीं, बेसिकली बिजनेस वाले फील्ड में आने का हमारा बहुत पहले से प्लान था। प्लान ये था कि जिस फैमिली बैकग्राउंड से लोग आता है, एक मिडिल क्लास फैमिली के पास दो ही ऑप्शन होता है। दो ही क्या, लिटरली एक ही ऑप्शन होता है कि आपको जॉब करना है, ओके। परिवार सिक्योर करना है। पता नहीं क्यों कभी आज तक जॉब वाला जो सिस्टम है हमको अट्रैक्ट किया ही नहीं। हमको चाहिए क्रिएटिविटी, हमको चाहिए काम, और वैसा काम चाहिए जिसमें हम मल्टीपल तरीके से अपने माइंड का यूज कर सकते हैं। वो नहीं 9 to 5 वाला जॉब में गए, सिर्फ एक ही काम कर रहे फिर वापस घर को आ रहे, उसमें हम 2-3 महीने में पर्याप्त है कि हम बोर हो जाएंगे। हाँ। तो एंटरप्रेन्योरशिप का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपने दिमाग का हर एक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ वो तो है। एज ए फाउंडर अगर आप सोचिए तो आपके पास सारे स्किल्स आपको अपने आप में होने चाहिए। अगर आप बहुत सारे स्किल्स वाले लोगों को जोड़ रहे हैं तो आपकी टीम बहुत बड़ी हो जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़ी हो जाएंगी। तो एक एज ए फाउंडर आप ढूंढेंगे तो आपके पास थोड़ा चार्टेड अकाउंटेंट का गुण होना चाहिए, थोड़ा लीगल गुण होना चाहिए, थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप का स्किल होना चाहिए। ये धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आप में होके तब आप एक परफेक्ट एंटरप्रेन्योर बन पाते हैं। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, आप अपने बारे में कुछ बताइए, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में। लाइक आप कैसे आप मिलेट्स में आए, आपने मिलेट्स ही क्यों चूज़ किया, आप उसके बाद फिर अपना बिहार स्टार्टअप में आपने कैसे अप्लाई करा? प्रॉब्लम ये था कि जब हम लोग गांव में जब घूमते हैं या गांव में कभी देखते हैं तो देखने के ड्यूरेशन में पता चलता है कि हम लोगों की जो खेती गृहस्थी वाली जो सिस्टम है वो एक पैटर्न पे आके अटक गया हुआ है। हाँ। ठंडी का दिन है तो गेहूं, गर्मी का दिन है तो धान, ये कंटिन्यू चलेगा। बीच में कभी कुछ आपका इंटरमीडियरी कोई क्रॉप हो गया तो वो हो गया। समस्या क्या आता है कि जब गेहूं और धान की खेती होती है, अपने यहाँ एक समय था कि जब हम लोग मिलेट पे या मोटे अनाज पे बहुत हद तक डिपेंडेंट थे, वही हमारे जीने का सोर्स ही था। समस्या तब आती थी कि जब अभी देखिए उसको एक तरीके से ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ और उसको हम लोग स्किप करते चले गए। नतीजा क्या हुआ कि आज अगर आप बहुत मेहनत करते हैं खेतों में तो गेहूं का प्रोडक्शन, धान का प्रोडक्शन हो रहा है मैक्सिमम आप 1800 का क्विंटल बेच सकते हैं, धान को 2200 का क्विंटल बेच सकते हैं। मेहनत बहुत ज़्यादा है उसमें, लेबर कॉस्टिंग भी है, आपको पूरा कॉन्शियस रहना पड़े। मिलेट में एक सबसे बड़ा समस्या ये है कि, समस्या नहीं, उसकी एक खासियत कह लीजिए कि उसमें आपको लेबर कॉस्ट कम है, अच्छा। मेंटेनेंस कम है और उसका आउटपुट ज़्यादा है। अच्छा, बट उसमें लेबर कॉस्ट इतना कम क्यों है? लेबर कॉस्ट इसलिए कम है क्योंकि आपको बार बार उसका वीड वगैरह हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसमें। वो वैसे भी आप छोड़ देंगे तब भी वो उसका पैदावार ज़्यादा अच्छे ढंग से होता है। अब समस्या उसका ये है कि हमारे पास मार्केट नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे बिहार से वो चीज़ हट गया। हाँ। तो अभी मिलेट का जो प्रोडक्शन है वो ठीक ठाक ढंग से वो साउथ बिहार की तरफ होता है, क्योंकि वो गर्म वाला इलाका है, अपना इलाका थोड़ा ज़्यादा ठंडी में आता है। तो साउथ बिहार नॉर्थ बिहार के कंपैरिजन में मिलेट के मामले में ठीक ठाक है स्थिति उसकी। और मिलेट एक मेन रिसोर्स खाने का तब हो जाता है जब उस इलाके में पानी की पैदावार कम होती है, और मिलेट को उपजाने के लिए पानी की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती है। 1 kg चावल उपजाने के लिए आपको 21 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। और मिलेट के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है। आप नहीं भी कुछ, अगर रफली बात बता रहे हैं, अगर ना भी कुछ हो तो खेत में आप मिलेट को छींट भी दे रहे हैं और आराम से चैन से सो भी रहे हैं तो भी आपको ठीक ठाक प्रोडक्शन दे देगा। अब गेहूं जब आप बेचेंगे तो 22 रुपये 23 रुपये किलो बिकेगा, और वही चीज़ अगर आप रागी बेच रहे हैं तो 60 रुपये किलो पड़ रहा है। तो आप प्रोडक्शन का कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि हमारे किसान को उसका मार्केट ही नहीं मिलता है। कहाँ बेचेंगे, किसके यहाँ बेचेंगे, ये सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। तो उस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा इंटरवीन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, ये चीज़ जो है वो हमारे पास नहीं, कुछ ऑप्शन है तो आप हमारे पास लेके आइए, हम खरीद लेंगे। ओके। तो ठीक है, मतलब बेसिकली आप मिलेट्स जो भी खेत में जो उपजता है तो वहाँ से लेके फिर अपने कंपनी में लाते हैं? हाँ बिल्कुल, कंपनी उससे फिर प्रोडक्ट्स? हाँ, उससे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फिनिश्ड गुड तैयार होगा और उस तैयार होने के बाद मार्केट में उतरेगा। तो आपने अपना क्या मैन्युफैक्चर मतलब कहीं पे सेटअप कर रखा है? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग बेला में है, बियाडा मुजफ्फरपुर में ही है। अच्छा, ओके, बेला में। हाँ, तो उसमें मतलब आपका कितना पूरा कॉस्ट कितना आ गया था उसको बनाने वगैरह में? अभी तक वो टोटल चीज़ करते करते अबाउट 35 लाख के आसपास कॉस्ट उसमें गया। चूँकि सर्विस वाले एरिया में कॉस्टिंग कम आता है और मैन्युफैक्चरिंग वाले में कॉस्टिंग ज़्यादा आता है, और जिस सेगमेंट में हम लोग हैं वो फूड से रिलेटेड है तो लाइसेंसिंग वगैरह का भी थोड़ा सा ज़्यादा कंप्लांस करना पड़ता है। तो वो चीज़ें हैं। दूसरा उसमें ये है कि एक तो बियाडा की ज़मीन और हम लोग
चूँकि रॉ मटेरियल परचेज करना, और हम चाहते हैं कि किसान जो है वो अधिक से अधिक मात्रा में जो है वो तैयार करे। जो रॉ मटेरियल तैयार करेंगे तो हमारे पास खरीदने को, और नो डाउट कि आने वाले समय में मिलेट का प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो बढ़ाना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन उसके पास नहीं हो जाए। ओके ओके, तो आप तो ऑलरेडी मिलेट के मार्केट में है ना, तो आपको डिमांड दिख रहा है कि मार्केट में मतलब मिलेट का डिमांड है अभी? दो चीज़ें होती है, एक चीज़ होती है कि कोई काम आप अपनी स्वेच्छा से करते हैं, दूसरा काम होता है मजबूरी में करना। हाँ। जिस ढंग का लोगों का लाइफ स्टाइल होते जा रहा है, पॉल्यूशन हो गया, जो घंटों बैठ के वर्क करने का स्ट्रेस है वो हो गया, और ये चीज़ें लोगों को बीमार करती जा रही हैं। और चावल और गेहूं ये आपके डाइट को पूरा कर सकते हैं, न्यूट्रिशन को पूरा नहीं कर सकते हैं। राइट। पॉलिश्ड राइस, चावल से फिर आटे से फिर चोकर निकाल देना, तो जब सारा फाइबर उससे निकाल ही दिया जा रहा है तो बच क्या रहा है? हाँ। तो न्यूट्रिशन के नाम पे आप खा क्या रहे हैं? हाँ, कुछ नहीं, कचरा। तो दो चीज़ें हैं। अब होगा क्या कि आप बीमार पड़ेंगे। अब बहुत लोग जो बैठ के लंबे समय तक काम कर रहे होते हैं, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर इस ढंग का हो पाता है कि या तो कोलेस्ट्रॉल कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल वाली प्रॉब्लम उनको आ जाती है, डायबिटिक प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ। मतलब ऐसा चीज़ जो खास करके ग्लूटेन पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट उनके लिए भी है जो बच्चा भी हो, बुजुर्ग भी हो, और जो जॉब प्रोफेशनल वगैरह लोग हैं वो लोग भी उसको कंज्यूम कर सकते हैं, बशर्ते कि उनका न्यूट्रिशन का जो कुछ ऐसा ना हो कि एक्सेप्शनल कुछ न्यूट्रिशन चाहिए। हाँ। आप कोई भी, आप सपोज करिए कि मार्केट में भी 40 रुपए किलो प्लेन आटा चल रहा है, बस चल रहा है आटा, कोई नहीं देखने जाता गेहूं का क्वालिटी कैसा है, किस ढंग से प्रोक्योर हो रहा है, किस ढंग से आ रहा है, ये चीज़ नहीं। कभी भी आके आप हमारे यूनिट पे देख सकते हैं सेफ्टी का कंसर्न कैसे होता है। लेकिन गेहूं वाले में क्या है कि किस ढंग का गेहूं पीसा जा रहा है, कैसे उसको प्रोक्योर किया जाता है, कुछ चीज़ें जो है बतानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए। कई बार होता है क्या है कि गेहूं का सेल्फ लाइफ जो होता है आटे का वो 3 महीने होता है। अच्छा। जब किसी स्टॉकिस्ट के पास आटा पड़ा हुआ है वो 4 महीने 5 महीने हो गए, अब आटे में झिल्ली लगना शुरू हो गया। अब वो क्या करता है कि फिर से आदमी भेजा और बोला कि एक काम करो, चलनी लेके जाओ और चाल दो, और चालने के बाद वापस से पैक करके उसको फिर मार्केट में उतार दो। तो दैट इज़ द कि इस लोगों के साथ फ्रॉड भी होता है इसमें। अगर आप उस चीज़ से बचना चाहते हैं तो हम मार्केट में उस ढंग का प्रोडक्ट ला रहे हैं जो प्रोडक्ट लोगों के पॉकेट पे भी ज़्यादा बर्डन न दे, लेकिन चूंकि न्यूट्रिशन है और सामान चीज़ें महंगी है, रॉ मटेरियल, तो थोड़ा सा तो महंगा उसमें पड़ेगा। लेकिन थोड़ा पैसा दे के कुछ बेहतर न खाने से बेहतर है कि थोड़ा सा और बढ़ा के हम ज़्यादा बेहतर चीज़ें खा पाएँ। जहाँ 5 रोटी खाते हैं आपको न्यूट्रिशन जितना मिलता है उतना 2 रोटी में आपके मिलेट के न्यूट्रिशन आपको मिल जाएगा। जो लड्डू है हमारा, अगर छोटा बच्चा या कोई बुजुर्ग है, अगर उनको 2 लड्डू 3 लड्डू, अगर वो दिन भर में अगर 2 लड्डू भी कंज्यूम करते हैं तो उनके पूरे दिन का डाइट का न्यूट्रिशन वो 2 लड्डू ही पूरा कर देगा। तो हम लोग उस चीज़ को चेंज करना चाह रहे हैं। नहीं, मतलब बेसिकली अगर हम लोग मिलेट्स का प्रोडक्ट खाते हैं तो मतलब उसमें न्यूट्रिशन है, ग्लूटेन नहीं है, ऊपर से आपके हेल्थ के लिए ज़्यादा फायदेमंद है वो सारी चीज़ें। और आप जानते भी होंगे कि हम लोगों के मतलब 3rd जनरेशन में अगर आप जाएंगे, पहले 3rd जनरेशन में, तो उन लोगों का जो लाइफ होता था वो 90 ईयर्स 100 ईयर्स में लोग जाते थे। आजकल 60 साल में हार्ट अटैक आ जाता है। 60 साल का भी इंतजार नहीं हो रहा है, 45 में भी आ जा रहा है। इधर अभी तो बहुत यंग को हार्ट अटैक आ रहा है। प्रॉब्लम क्या है? वर्क के नाम पे कुछ नहीं करते हम लोग। बैठे रहते हैं। ठीक, खाने के नाम पे डिपेंडेंट क्या है? सुबह में चावल, रात में रोटी। सब्जी के नाम पे सारा पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड उस पर पूरा भरपूर मात्रा में है और आप खा रहे हैं उसको। फ्रेश के नाम पे सिर्फ इतना ही है कि मंडी के ऊपर पानी छीटा हुआ, मंडी में वो देखने में फ्रेश दिखना चाहिए, बाकी हमको कुछ चाहिए नहीं उसमें। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप खा ही जहर रहे हैं, तो लाइफ स्टाइल कैसे चेंज होगा? मिलेट के साथ सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो प्योर ऑर्गेनिक है, उसको खाद की जरूरत पड़ती नहीं है। कहीं भी उसको किसी भी स्थिति में छींट दीजिए, वो कहीं भी उपजने का कैपेसिटी रखता है। किसान को उसका ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आ रहे हैं, प्लांट बच सकता है, वाटर बच सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मिलेट का प्रोडक्शन करने पे, अगर आप एक बार मिलेट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 3 साल तक मिट्टी को फर्टाइल बना के रखता है बिना किसी खाद बीज के। अच्छा, ये तो लाइक अगर किसान कुछ कर भी रहे हैं तो उनको बस अगर आपको कभी खेत में सैलिनिटी अगर खेत में हो जाती है तो आप उस खेत में सीधे सीधे रागी का बीज छींट दीजिए और उसको छोड़ दीजिए। हुआ तो भी बढ़िया, ना हुआ तो भी बढ़िया। अगर छींट देते हैं तो रागी तो होना ही होना है। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि वो 3 साल तक आपके प्रोडक्शन, मिट्टी का जो न्यूट्रिशन ही वो भी बढ़ा देता है। तो बढ़िया है बहुत। अच्छा, आप जैसे ऑलरेडी बहुत सारा मतलब फूड का प्रोडक्ट सब बना रहे हैं, तो आप मिलेट्स के अलावा भी और भी मतलब सेक्टर में जाना चाह रहे हैं क्या? हाँ, मिलेट के अलावा हम उस सेक्टर में जाना चाह रहे हैं। देखिए, उसके पीछे एक सोशल कॉज है। सोशल कॉज ये है कि हमारे गांव में या हमारे शहरों में आप देखेंगे जो हमारा भारतीय कल्चर है, उस कल्चर को अगर आप देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि जो महिला है, ठीक है,
उसका एक बहुत बड़ा मतलब फीमेल वर्कफोर्स है वो बर्बाद हो रहा है। घर में पड़ी हुई है, नो डाउट उनके पास स्किल बड़ा अच्छा है, लेकिन उनके स्किल का हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। कोई अचार बना पा रही है, बेहतर अचार बना पा रही हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इसको सेल कहाँ करना है। सही बात है। ठीक है, कोई काम नहीं होता है तो दिन भर घर में बैठे बैठे आप सोचिए कि एज ए मेन अगर हम इस चीज़ को देखें तो कितना टाइम हम घर में बैठ के बिता सकते हैं। अगर 10 दिन तक लगातार घर में कोई काम ना दिया जाए और आपको बिठा के घर का ही काम करने के लिए कहा जाए, 3 दिन में आदमी परेशान हो जाएगा। लेकिन आप लेडीज़ लोगों का सोचिए कि वो लगातार एक ही ढंग का काम मायके से लेके ससुराल तक करती है, लाइफ टाइम वही करती रहती है बेचारी। और वो करने का नतीजा ये होता है कि कभी अपने मायके में रही तो फादर के लिए, ब्रदर के लिए, यहाँ है तो बेटा के लिए, हस्बैंड के लिए, पोता पोती के लिए, और ऐसा ही ख़त्म हो जाएंगी। हमने क्या यूज किया। आज आप नए जनरेशन है उनको आप कहिए कि हाथ पे आपको जो है वो मक्के की रोटी बनानी है, नहीं बनेगा उनसे। लेकिन आज भी कोई एक बुजुर्ग दादी हो, उनको अगर थोड़ा भी ठीक ठाक उनका शरीर साथ दे रहा हो तो उनको बिठाइए और वो हाथ पे ही रोटी घुमा के गोल कर देंगे जो उनके बेलने से गोल नहीं होगा। अरे अभी तो चूल्हा पे अगर बोला जाए कि धरना वगैरह लगा के तो उस पे खाना बनाओ, नहीं बनेगा। बनने के अलावा बात यह है कि 2 बार अगर फूंक दिया जाए तो सांस फूल जाएगा लोगों का। सोचिए स्थिति कि पहले ज्वाइंट फैमिली था, अब तो 2-4 लोग ही फैमिली में होते हैं। पहले तो ज्वाइंट फैमिली 22 आदमी घर में पड़ा हुआ है, और सबसे बड़ा जिम्मेदारी उसके लिए जो नई दुल्हन आई हुई है उन्हीं को मिलता था। अब बैठे हुए अपने यहाँ तो अभी क्या है, छोटा सा पतीला चढ़ाइए, थोड़ा चावल चढ़ाइए, आप खा रहे हैं, हम खा रहे हैं, 2 आदमी खा पी के बराबर। 20 आदमी का खाना बन रहा है, बड़ा सा हंडा चढ़ रहा है, चूल्हा पर जलावन लगाया जा रहा है काम। उस सिचुएशन में वो लोग नहीं घबराए कभी। अच्छा, अभी जैसे निर्मला सीतारमण जी ने उन्होंने कुछ तो निकाला था ये मखाना से रिलेटेड और फूड सेक्टर में आई बिलीव, और वो कुछ प्रमोट करे बिहार के अंदर, तो आपको उससे क्या बेनिफिट हो रहा है अभी? देखिए, मखाना वाले से हम लोगों को एज सच की हमारा कोई उसमें रोल नहीं है कि मखाना से हमको कोई इसमें खास बेनिफिट है। मखाना को प्रमोट करना बेहतर डिसीजन गवर्नमेंट का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक चीज़ समझने वाली चीज़ ये भी है, मखाना वाले मार्केट में जो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं और जो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन वाले को कम बेनिफिट है, मार्केटिंग वाले लोगों को ज़्यादा बेनिफिट है। सही बात है। ठीक है, प्रोडक्शन करने वाला दिन भर पानी में एकदम कमर भर पानी में खड़ा होकर मखाने का प्रोडक्शन करता है बेचारा। अगला पार्टी क्या कर रहा है, कुछ लोग, इन लोगों को पता भी नहीं है या पता है भगवान जाने, वो मखाना खरीदता है लोग सस्ते रेट पे, और मखाना को इंडिया में नहीं बेचता है, वो एक्सपोर्ट कर देता है। जो यहाँ मखाना आपको 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये किलो, 400 रुपये, वहाँ जाते जाते 1400 रुपये किलो हो जाता है। मैंने अभी जस्ट इसका BBC का वो देखा था, एक डॉक्यूमेंट्री देखा था मखाना के ऊपर। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, कैसे वो लोग पानी में बहुत मेहनत है, नो डाउट उसमें बहुत स्ट्रगल है, करने वाले लोगों को पता है। उसमें सांप है, बिच्छू है, सारी चीज़ें हैं। दिन भर तो शुक्र मनाइए कि पानी वाला जो सांप होता है उसके काटने का नॉन वेनेमस होता है तो ठीक रहता है वो। कुछ लोग तो डर से मर जाते हैं। सही बात। लेकिन जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको इंसेंटिव ज़्यादा मिलना चाहिए। ये नो डाउट हम एज ए अगर एंटरप्रेन्योर है, एज ए बिजनेसमैन सोचे तो नो डाउट हमको, हमारा तो मेन पर्पस ही बेनिफिट है। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि बेनिफिट के अलावा किसी का शोषण करके बेनिफिट करने का कोई मतलब है भी नहीं। एटलीस्ट तो उसके साथ रीजनेबल जो है वो होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसका रीजनेबल जस्टिस उसके साथ होना ही चाहिए। तो प्रमोट करना है तो ये तो ले दे के 2-3 है, मधुबनी हो गया, दरभंगा हो गया, इन सब क्षेत्रों में जो है आपका मखाना का प्रोडक्शन हो रहा है, उसको बाकी एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। क्योंकि बिहार इकलौता ऐसा राज्य जो मखाना का प्रोडक्शन करता है। बाकी जो भी होंगे वो सब्सिडरी होंगे, प्राइमरी जो है वो बिहार ही है। बिहार ऑब्वियसली। लेकिन हम इसको और एक्सटेंड करना चाहें तो और एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट को अपनी एक पॉलिसी में कुछ चेंज करने पड़ेंगे। जैसे बहुत सारे ऐसे सरकारी हैं जो तालाब है जो सूख गया, अच्छा, ड्यू टू पोल्यूशन। अगर सरकार चाहे तो वो तालाब को जो है वापस से रिनोवेट कर सकता है। ठीक है, और उस तालाब को वहीं के कोई मछुआरे हो सकते हैं या वहाँ का कोई लोकल व्यक्ति हो सकता है, उसको आप दे दीजिए, या एक जीविका के माध्यम से या किसी NGO के माध्यम से वहाँ के किसानों को मखाना प्रोडक्शन की ट्रेनिंग दे दीजिए। इससे होगा क्या कि एक वाटर रिजर्वायर जो है आपका, वो वाटर रिजर्वायर भी आपका रीस्टोर हो जाएगा जो डेड पड़ा हुआ है। दूसरा, उसमें जो लोग होंगे मछली का भी पालन कर सकते हैं और मखाना का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि एक तो मखाना का क्षेत्र बढ़ेगा, किसानों का इनकम बढ़ सकता है, और जो डेड पड़ा हुआ तालाब है, पोखर है, वो रिस्टोर हो सकता है। अभी तो कुछ तो मछली पालन में आई गेस कुछ तो शायद गवर्नमेंट दे रही है ना। तो मछली पालन में दे रही है। देखिए हो क्या रहा है गवर्नमेंट स्कीम के साथ कि सरकार बेनिफिट तो दे ही रही है, ओके,
लेकिन उसको नहीं मिल पा रहा है जिसको ज़रूरत है। अब जैसे सरकार अपने पॉलिसी को जब तक बेहतर ढंग से एडवर्टाइज नहीं करेगी, हाँ। देखिए एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है कि एक तो एडवर्टीजमेंट है कि बड़ा बड़ा जिला मुख्यालय में आप बोर्ड लगा दिए, होर्डिंग लगा दिए। सवाल यह है कि जो मत्स्य पालन कर रहे हैं, पशु पालन कर रहे हैं, कितने % लोग हैं जो साक्षर हैं उसमें। हाँ। और जो वो बड़ा सा होर्डिंग लगा दे, कोई पढ़ ही नहीं पाए, तो उस होर्डिंग का करेंगे क्या? सही बात है। इसके लिए आपको जो लोकल लेवल का गवर्नमेंट है, लाइक पंचायत है, वहाँ से आपको अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा, तब जाके आप। अभी जो भारत के हम अपने सिस्टम बता रहे हैं, जो हम लोगों ने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में जो काम कर रहे हैं हम लोग, उस फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में सबसे बड़ा क्या चल रहा है कि सरकार की एक स्कीम है PMFME। अच्छा। वो स्पेशली फूड सेक्टर के लिए, ओके। लेकिन लोग को जानकारी नहीं है। और लोगों की जानकारी नहीं, देश की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक, हाँ। स्टेट बैंक के अधिकारी को नहीं पता है कि PMFME स्कीम में क्या होता है और क्या नहीं होता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि पॉलिसी सरकार तो इम्प्लीमेंट कर देती है लोगों के लिए, हाँ। लेकिन पॉलिसी को जिनको एग्जीक्यूट करना होता है वो उस बारे में अवेयर ही नहीं होते हैं। अब बैंक को ये नहीं पता है कि PMFME में प्राइवेट लिमिटेड एज एन इंडिविजुअल ट्रीट होता है कि नहीं होता है। ओके। बाकी दूसरे बैंक को पता है। हाँ। सरकार का जो नोटिस 2019 में पहली बार निकला था, वो नोटिस पे काम कर रहा है बैंक, और 2021 का नोटिस बैंक के पास है ही नहीं। तो PMFME स्पेशली फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए है, लेकिन लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ है, PMAGP। ओके। हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा ये होता है। हर बात में एक ही चीज़ निकलता है, PMAGP। भाई ये भी तो बाइफरकेट करना सीखिए कि कहाँ पे आपको PMAGP को लेके जाना और कहाँ पे PMFME को लेके जाना है। तो हम लोग इस चीज़ को लेके अपने जो इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के थ्रू हम लोग एक सोशल अवेयरनेस कैंप भी चलाना चाह रहे हैं और चलाएंगे भी। और उसमें हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो नया जनरेशन है या जो महिलाएं हैं, उनको जो है एक प्रॉपर ट्रेनिंग इस बात की दी जाए कि हाउ टू स्टार्ट योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। आपको कहाँ क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जो हम फेस कर चुके, जो आप फेस कर चुके, हम उसको एक गाइडलाइन दे सकते हैं कि हाँ ये चीज़ आपको यहाँ से मिलेगा। अगर हमको तो ऐसा लगता है कि अगर गवर्नमेंट कुछ रिम्बर्स करे तो आप लोग भी तो ट्रेनिंग दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। गवर्नमेंट रिम्बर्स करेगी, और गवर्नमेंट एक दो चीज़ करती भी है। उसमें एक आता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ओके। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आपको ट्रेनिंग देना होता है। सरकार आपको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देती है ताकि आप जगह जगह जाके उस चीज़ की ट्रेनिंग कर सकें। तो थोड़ा सा उसका प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर उस प्रोसीजर में सरकार थोड़ा सा रिहेबिलिट करती है तो फिर आप उसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संख्या बढ़ेगा, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के थ्रू गांव-गांव तक लोग जो है एंटरप्रेन्योरशिप को ट्रेनिंग दे सकते हैं। अब भारत का संविधान जब आप पढ़ेंगे तो वो भी लोगों से ही अपेक्षा करता है कि गांव में कुटीर उद्योग को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। सपोज करिए ना कि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं काम करने के लिए, कर क्या रहा है लोग। हाँ। और चेंज हो सकता है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं। आप मशीनरी पे एक्सपेंड कर सकते हो सकता है जिसके पास पैसा हो मशीन खरीद के रखे, भाड़े पे तो देगा। हाँ। हाँ। हम जरूरी थोड़ी कि लेबर पे डिपेंडेंट रहे। लेबर भी कब तक लेबर रहेगा। हाँ। आओ भाई प्रोडक्शन में तुम भी आ जाओ, क्या दिक्कत है। पैसा खर्चा करो, थोड़ा बहुत तो दो। पानी पटाने के लिए सबके पास बोरिंग थोड़ी होता है, बोरिंग तो किसी एक के पास ही होता है। ट्रैक्टर सबके पास थोड़ी है, वो भी भाड़े पे ले रहे हैं। तो मशीन, कटिंग मशीन भी लेंगे, मशीन जो पूरा खेत को कोड़ने का भी है वो भी मशीन लेंगे, क्या दिक्कत है। भाड़ा पर लेंगे, जिसके पास होगा उससे भाड़ा पे ले लेंगे। सबको ये खरीदेगा तो फिर मशीनरी का भी तो एक अलग एक्सपेंडिचर पड़ेगा उस पर। तो वो कर सकते हैं उसमें। तो सवाल यह है कि किसानों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किसान को खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। और सरकारी स्तर पे देखिए मिलता है, सब बहुत चीज़ें मिलती है, बीज मिलता है, खाद मिलता है, सब कुछ मिलता है। लेकिन सवाल उठता है कि लोग जो है ना ये नहीं जानते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन को हम बेचेंगे कहाँ। ओके। जिस दिन इसका रास्ता खुलेगा, हाँ। आपका बिहार जो फार्मिंग वाला है, फार्मिंग एक्टिविटीज़ में सबसे ऊपर होगा। अच्छा। कारण सिर्फ ये है कि लोगों को पता ही नहीं कि हमको प्रोडक्ट का मार्केट का। धान गेहूं है, धान गेहूं का एक चीज़ पता है कि कोई भी आएगा, धान खरीद लेगा और लेके चला जाएगा, हमारे यहाँ से लेके चलेगा। सब्जी का खेती आपके यहाँ बहुत कम लोग करता है। कारण क्या है कि उसको पता ही नहीं कि मार्केट में बेचेंगे कहाँ, कौन आएगा कौन ले जाएगा। हाजीपुर जाइए आप, बनाना का देख लीजिए स्थिति। अब बनाना का फार्मिंग होता है, बनाना फार्मिंग लोग कर रहा है, लेकिन बनाना का स्टीम जो है उसका यूज नहीं, वो फेंका रहा है। तो हमारे बिहार में एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप हमेशा सक्सेस कर सकता है। डिपेंड करता है कि आप एक बेहतर मैच्योरिटी के साथ और गवर्नमेंट के स्कीम का प्रॉपर जानकारी के साथ है। इसलिए हम शुरू में ही बोले हैं कि एक एंटरप्रेन्योरशिप होने के साथ साथ आपको सीए भी होना पड़ेगा, आपको सीकर भी होना पड़ेगा, आपको एडवोकेट भी होना पड़ेगा, आपको सब गुण रखना पड़ेगा। नहीं रखेंगे नहीं हो पाएगा। कितने लोगों को हायर करेंगे आप इनिशियल स्टेज में? सीए के पास जाएंगे पैसा मांगेगा,
किसी लीगल कंप्लायंस के लिए एडवोकेट के पास जाएंगे, वो पैसा मांगेंगे। तो सब लोग तो पैसा ही मांगेगा, लेकिन इस स्टार्टिंग स्टेज में आपको पैसा देने से ज़्यादा पैसा बचाना है। ये सारी प्रॉब्लम होती है स्टार्टअप में। अच्छा, आपका जो बिजनेस है ये B2B है या फिर B2C है? B2B और B2C दोनों ही है। दोनों है, दोनों ही तो B2B में आप कैसे क्या करते हैं? B2B में अभी हम लोग डायरेक्ट अभी कोशिश कर रहे हैं कंपनी के साथ अप्रोच करने का, जो बड़ी कंपनी है। ठीक है, ओके। और उनको हम लोग चाह रहे हैं कि जो हमारा मल्टीग्रेन आटा है वो अपना ब्रांडिंग लगाए और सेल करना चाहें तो कर सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत। तो B2B जा सकते आप मतलब रॉ प्रोडक्ट? हाँ, रॉ प्रोडक्ट दे रहे हो आप, अपना मार्केटिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो फिर हम अपना ब्रांड तो ला ही रहे मार्केट में, उसमें क्या दिक्कत है। आप आए तो ज़्यादा बढ़िया, नहीं आए तो भी हमारा मार्केट में चल रहा है, थोड़ा लेट ही सही है, स्ट्रगल करते रहिए, काम होता रहेगा। और B2C का क्या है? B2C में दुकान में डायरेक्ट जा रहा है, आप कस्टमर ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, अमेजोन से ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट अमेजोन पे लिस्टेड है? हाँ, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे भी लिस्टेड है और इंस्टामार्ट पे भी है, स्विगी इंस्टामार्ट में। ठीक है, तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो मैं लिंक इनके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो चेकआउट कर सकते हैं इनका प्रोडक्ट को। आपके पास अभी कितना टीममेट कितना है? टीम हमारे टीम में प्रॉपरली अभी 3 डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। और बाकी जो लोग हैं वो प्रोसेसिंग में है, कुछ लोग जो है वो HR में है, वो लोग हैं तो है, मतलब टोटल कुल मिला के हम लोगों के पास अभी 8 लोगों की टीम है। अच्छा, ओके। तो जो भी अभी डायरेक्टर पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो कभी डिस्कशन में ऐसा कन्फ्लिक्ट हुआ है कि हाँ नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये करते हैं? देखिए, डिस्कशन में कॉन्फ्लिक्ट नहीं, डिस्कशन का मतलब ही होता है कि आप किसी विचार से सहमत हो सकते हैं या असहमत हो सकते हैं, ठीक है। सबसे बेटर ये है कि हमारे जो भी डायरेक्टर हैं, ठीक है, मेनली जो काम कर रहे हैं वो हम ही कर रहे हैं। जो हमारे एक डायरेक्टर हैं वो ऑलरेडी उनके पास 2 कंपनीज हैं। अच्छा, ठीक है। और उनका नाम प्रणव है। और एक और हमारी डायरेक्टर हैं जो MBBS लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। अच्छा। तो हमें मेडिकल वाला जो, तो सब लोगों का अपना अपना फील्ड है। एक आपको मार्केटिंग का सारा सजेशन मिल जाता है, एक आपका हेल्थ कॉन्शसनेस और जो मेडिकल बेनिफिट हो सकते हैं वो मिल जाता है। बाकी प्रोडक्शन टीम में हम बैठे हुए तो कॉन्फ्लिक्ट होने की बात ही नहीं होती है। हाँ, ये चीज़ है, ये करना चाहिए, थोड़ा बहुत तो मॉडिफिकेशन होता ही रहता है। और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये, कॉन्फ्लिक्ट तब ज़्यादा होता है जब एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति सिर्फ एक ही काम पे डिपेंडेड हो, और खास करके तब जब तीनों के तीनों मिडिल क्लास हों। अब प्रॉब्लम क्या आता है कि पैसे की ज़रूरत सबको होती है। कॉन्फ्लिक्ट का मेजर रीज़न पैसा होता है। अगर आप पैसे से हटके प्रोडक्शन पे ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, या फिर आप पैसे से हटके आप ये चाह रहे हैं कि हमारा ग्रोथ पहले इम्पोर्टेंट है, तो नो डाउट कि कॉन्फ्लिक्ट आने की कोई संभावना नहीं है उसमें। लेकिन फिर वही चीज़ कि शाम को लेके बैठ गए गल्ला पे हिसाब, भैया ये कहाँ गया, ये कहाँ गया, तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट होना ही होना है। तो ये चीज़ें हैं। और हमारे जो दोनों डायरेक्टर हैं वो काफ़ी अच्छे लोग हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, और काफ़ी कोऑपरेटिव लोग भी हैं। तो ये चीज़ है कि हैंड होल्डिंग सपोर्ट काफ़ी अच्छे ढंग से मिलता है, तो आदमी कर रहा है काम को उसको। हाँ। आपको मतलब क्या लगता है बिहार में फ्यूचर कैसा होने वाला है स्टार्टअप्स के लिए? बिहार में 2 तरीके के स्टार्टअप्स का फ्यूचर बेहद अच्छा हो सकता है। एक तो सर्विस सेक्टर के जो लोग हैं उनके लिए, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग में वैसे लोग जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि बिहार का जो मिट्टी है वो काफ़ी फर्टाइल है। तो वो आप एग्री बेस्ड स्टार्टअप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। चाहे एग्री बेस्ड में आप टेक्नोलॉजिकल अगर कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ड्रोन इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, कुछ भी, तो वो आप कर सकते हैं किसानों की सहूलियत के लिए, तो वो भी स्टार्टअप कहीं से हो सकता है। हाँ, मेजर प्रॉब्लम कहाँ आता है जब आप मिनरल से रिलेटेड कोई प्रोडक्शन करना चाहते हैं तब। एक होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए आपको रॉ मटेरियल के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है। अब सपोज करिए कि मान लीजिए कि हमको रॉ मटेरियल झारखंड से मिले और हम कंपनी बिहार में लगाएं, स्वाभाविक सी बात है कि जो फाइनल गुड्स का वैल्यू होगा वो थोड़ा कॉस्टली आएगा। तो बेटर है कि झारखंड वाले लोग झारखंड में ही लगाए, छत्तीसगढ़ वाले छत्तीसगढ़ में लगाए। हमारे यहाँ कोयला का खदान है नहीं, तो हम कोयला के लिए प्रोडक्शन अगर हम जानबूझ के करना शुरू करें तो बेवकूफ़ी वाली बात होगी। और तब जब आप छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर हैं तो उस कंडीशन में तो आप जो है कर नहीं पाएंगे। समस्या सबसे बड़ी तब आती है कि आप एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप में जा सकते हैं और काफ़ी बेहतर कर सकते हैं, बशर्ते कि आप उस ग्रामीण परिवेश में जाके कुछ टाइम बिताइए। गांव से भाग के आप एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप नहीं कर सकते हैं। कारण एग्रीकल्चर गांव का ही कॉन्सेप्ट है, शहर का कॉन्सेप्ट एग्रीकल्चर नहीं है। शहर में आप गार्डन लगा सकते हैं, छत पे टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं, छत पे धान तो नहीं उपजा सकते हैं, असंभव चीज़ है। तो गांव में जाके रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि गांव का क्या कॉन्सेप्ट है, गांव में कैसे लोग खेती कर रहा है, उनकी प्रॉब्लम को जब तक आप समझेंगे नहीं तो आप सॉल्यूशन क्या निकालेंगे। हाँ, सही बात।
तो एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप का फ्यूचर क्योंकि बिहार में लैंड ऑक्यूपेंसी वो बहुत है ना, कोई दिक्कत नहीं है, फर्टाइल वाली मिट्टी भी है, अगर आप चाहें तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो उसमें भी कोई खास परेशानी। प्रॉब्लम तब आती है जब आपको जानकारी न और खुद पड़े। ओके। अब हम शुरू से रहे शहर में, हाँ। किताब में ही सिर्फ बायोलॉजी पढ़े हो और डायरेक्ट हम उतरे, तो हमारे पास स्वाभाविक सी बात है कि हमको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा। बेहतर है कि आप 1-2 सेशन जाइए गांव में, किसान के साथ थोड़ा धान रोप के देखिए, तो आपको पता चलेगा कि इतना इतना पानी में पैर डुबा के दिन भर रख के, और जब शाम को आप वापस घर पे आते हैं तो पैर जो है पूरा सिकुड़ गया होता है। सही बात है। तो आपको समझ में आएगा कि आखिर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तभी आपको समझ में आएगा कि उसके लिए आप एक ऐसा जूता बना सकते हैं जो पानी में भी डूबा रहे तो परेशानी ना हो। तो जब तक आप प्रॉब्लम खुद से जाके फेस नहीं करेंगे, सॉल्यूशन क्या ढूंढेंगे? उड़ता उड़ता सॉल्यूशन कोई ढूंढ सकता है। और ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ स्टार्टअप की ज़रूरत नहीं, बहुत स्टार्टअप की ज़रूरत है और बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। प्रॉब्लम क्या है कि हम जाते ही नहीं प्रॉब्लम के पास। सही बात है। बेसिकली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये लगता है कि ये प्रॉब्लम है, बट वो मेरे लिए सिर्फ प्रॉब्लम है, रियल में एग्जिस्ट। आप इंटरनेट से ढूंढ के प्रॉब्लम नहीं डिटेक्ट कर सकते हैं। आपको जाना पड़ेगा। रोड पे जाम लगा हुआ है, अगर रोड पे जाम लगता है तो क्या जाम लगने का कारण क्या हो, तो जाम फंसने के बाद ही ना पता चलेगा। आप घर में बैठ के वहाँ जाम में कैसा महसूस होता है आप कैसे समझ सकते हैं? तो ये प्रॉब्लम है उसमें, तो लोगों को जाना पड़ेगा। एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप की तरफ मूव करना है। बिहार में नो डाउट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि आप ढूंढेंगे तो। मेरा मिलेट है, अब जरूरी थोड़ी है कि अगला आदमी भी मिलेट लगा ले। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास जानकारी है आप लगाइए, क्या परेशानी है उसमें। लेकिन हमारा सुन के अगर आप लगा रहे हैं और आपका कोई अनुभव नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप स्ट्रगल ज़्यादा करेंगे। चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको स्ट्रगल तो ज़्यादा करना ही पड़ेगा। अच्छा, जैसे मेरा है तो हम तो डेवलपर है, ये सब चीज़ करते हैं, तो हम बेसिकली यूट्यूब पर से जो भी हमको इन्फॉर्मेशन गैदर करना तो यूट्यूब से या फिर एआई में चैट जीपीटी वगैरह सबसे इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। आप इतना नॉलेज कहाँ से लाते हैं? मतलब कहाँ से आप ये खोजते हैं कि ये चीज़ का यहाँ से? क्लास 10 तक गांव में ही रहे हैं और उसके बाद भी गांव में ही आना जाना लगा रहता है। तो चूँकि जिस परिवेश से हम लोग आते हैं, भगवान की दया से खेत खलिहान अच्छा खासा है। अच्छा। तो गांव में खेतों में जब हम लोग जाते आते रहते हैं, तो गांव में जाने के ड्यूरेशन में पता चलता है कि आप क्या क्या प्रॉब्लम डिटेक्ट कर पा रहे हैं। अच्छा। अब खेत है आपके पास, आप केवल धान का प्रोडक्शन कर रहे हैं, गेहूं का प्रोडक्शन कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, उसमें लेबर भी लग रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या कर रहे हैं आप, उसका आपको आउटपुट बेटर नहीं मिल रहा है। तो हमारे पास है तो हम तो ट्राई कर रहे हैं। अब हमारे ट्राई करने से बगल वाला भी ट्राई करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, उसको भी मोटिवेट करना पड़ता है। तब ट्राई करेगा जब आपके खेत से अगर कोई आके मिलेट का प्रोडक्शन खरीद के ले जाए उसके गेहूं की अपेक्षा ज़्यादा महंगे दर में, तब अगला बार से वो लगाएगा। आप कह के नहीं लगवा सकते हैं। ठीक है। तो जैसे बिहार में आप ऑलरेडी वेल सेटल्ड है, स्टार्टअप है, तो इनिशियल डेज में आपको ऐसा क्या क्या चैलेंजेस था जो आपको फेस करना पड़ा था कि नहीं बिहार में अगर स्टार्टअप कर रहे हैं तो हमको ये सब प्रॉब्लम्स आ रही है, ये सब चीज़ इजी हो जाता तो बेटर रहता? बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2016 ओके पहली बार आई थी। हाँ। और उस समय हम एक स्टार्टअप किए थे, उसका नाम था सिंह ट्यूटोरियल्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके। वो इंस्टीट्यूट से रिलेटेड था, वो एजुकेशन से रिलेटेड सेक्टर था। और पहली बार मुजफ्फरपुर जिला से 2 स्टार्टअप सेलेक्ट हुए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। अच्छा, नाइस। तो उसमें एक हम थे और एक MIT के पास कहीं एक कोई और थे। ओके ओके, नाइस, वेरी नाइस। तो 2 दिन पहले हमारे पास कॉल आया जिला प्रशासन की तरफ से कि विक्की जी बोल रहे हैं। हम बोल तो रहे हैं तो आपसे प्रधानमंत्री जी बात करना चाहते हैं। अब सोचिए कि आप एक ऐसे परिवार से आ रहे हैं जहाँ पे कभी कोई सही से विधायक से बात न किया हो और डायरेक्ट आपके पास फ़ोन है कि आपसे प्रधानमंत्री जी बात करना चाहते हैं, तो थोड़ा एम्बैरेसिंग लगेगा और लगेगा कहीं कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा है। लिटरली हम उसको बोले कि भाई सुबह से कोई नहीं मिला है क्या? तो बोल रहा है कि हम सही बता रहे हैं, हम मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन से बात कर रहे हैं और अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो आप DM ऑफिस में आके मिलिए। हमको नहीं हुआ ट्रस्ट। हम वेरीफाई किए, वेरिफिकेशन करने के बाद पता चला कि नहीं, बात सही है। अगले दिन सुबह में 9 बजे ही मीटिंग था। ओके। तो स्थिति ये थी कि पहली बार सिलेक्शन हुआ था स्टार्टअप में और उस समय में स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट लिए हुए थे। जब मुजफ्फरपुर में शायद 7 या 8 लोगों को मिला हुआ था। तो और वो भी सब अपने ही बदौलत, मतलब उस समय कहीं कोई, अभी तो बहुत सारा एजेंसी हो गया जो सर्टिफिकेट दिलाने का काम करता है, उस समय कोई नहीं था। अच्छा, ओके। तो हमारे पास प्रॉब्लम आया कि अब प्रेजेंटेशन दिखाना था PPT मोदी जी को। मेरे पास लैपटॉप नहीं था
और उस समय GMDIC थे अनिल कुमार सिन्हा सर। ओके। तो बहुत अच्छे से मानते थे, चूँकि हम लोन के लिए अप्लाई कर रहे थे और हो नहीं पा रहा था, तो हम लोग काफ़ी PMEGP में स्ट्रगल कर रहे थे, खूब स्ट्रगल किए, 1-1.5 साल स्ट्रगल किए। ओके। उसके बाद उनको बोले कि सर देखिए ना, ऐसा ऐसा बात है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है। और बड़ा स्ट्रेंज चीज़ है, जो लोग आपके अपने होते हैं तो सबसे पहले वही आपको धोखा देते हैं। तो हमारे बहुत करीबी लोग थे, उनको मैंने फ़ोन किया, चूँकि कल हमको जाना है और आज हमको बात करना है, आज हमको PPT तैयार करना था। हम कुछ लोगों से बोले कि आप अपना लैपटॉप दे दीजिए। तो किसी के लैपटॉप का चार्जर जल गया था, किसी का कीबोर्ड शॉर्ट कर गया था, किसी का डिस्प्ले ख़राब था, किसी का बैटरी ख़राब था। तो हमारे एक मित्र हैं कुणाल जी, वो लैपटॉप वगैरह का ही मार्केटिंग करते हैं। तो उनको हम फ़ोन किए कि कुणाल बाबू ऐसी ऐसी बात है, एक लैपटॉप की ज़रूरत। तो बोले कि आइए देखते हैं, कोई कम दाम का अगर होता है तो आपको करवा देते हैं। हम गए और मेरे पापा पैसा भेजने वाले थे लगभग 30,000 के करीब। और पैसा निकालने का कोई व्यवस्था ही नहीं था उस समय, गूगल पे फ़ोन पे पापा चलाते नहीं थे। तो हम पेटीएम में 2,000 ऐड करके, आपको बता नहीं सकते कितना गाली सुने थे OTP के चक्कर में। उसके बाद रात में PPT बनाए, PPT बनाते बनाते हमको लगता है कि 2 बज गया, और कल सुबह में हमको निकलना था 7 बजे। तो हमको फ़ोन आया पशुपालन विभाग के, उस समय ये थे डायरेक्टर थे यहीं के, तो वो कॉल किए कि गाड़ी आपके लिए जा रही है। और मेरा कपड़ा भी आयरन नहीं था। अच्छा। तो आयरन को तवा पे डाल के और शर्ट तब आयरन करके तब हम गए थे वहाँ पे। उस समय से हम लोग स्ट्रगल देख रहे हैं कि ये लोगों को लगता है कि तुरंत कर रहे हैं, नहीं, तुरंत वाली बात नहीं है, इसमें बहुत लंबा स्ट्रगल चल रहा है, बहुत लंबा खींचा है ये सारी चीज़। उसके बाद वहाँ से जब हम लोग गए, मीटिंग वगैरह हुई, तो वहीं पे समझ में आता है कि देश के प्रधानमंत्री का विजन किस ढंग का होना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी का विजन काफ़ी बढ़िया है। वो अलग चीज़ है कि हर एक स्टेट का अपना विजन ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री का विजन, क्योंकि आज आप और हम स्टार्टअप कर पा रहे हैं, सुनने के बाद ही तो कर पा रहे हैं ना। सुने हैं तब तो। 10th में सुने थे क्या स्टार्टअप? नहीं। तो जब हम लोग 10th में ही नहीं सुने थे, स्किल का नाम सुने थे? नहीं सुने थे। तो जैसे जैसे प्रधानमंत्री का विजन ही था ना, तभी तो हमारे पास इतनी चीज़ें आई। सोचिए, बिहार बना 1911 में, और बिहार में स्टार्टअप पॉलिसी 2016 में आ रही है। वो भी स्टार्टअप पॉलिसी जो है उसमें मॉडिफिकेशन हुआ, 2021 में आया, ये सारी चीज़ें हुई हैं। और समस्या क्या आता है कि अब जो टीम स्टार्टअप बिहार वाले लोग हैं, उनके पास एफर्ट है, उनके पास पोटेंशियल है, वो पूरा कोऑपरेट करते हैं। तब जाके हमारा जिस दिन स्टार्टअप का प्रेजेंटेशन था, कभी हम सोचे ही नहीं थे कि बिहार स्टार्टअप से पैसा मिलेगा कभी। हम तो सिर्फ ऐसा ही, कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ, तुक्का लगाए, चलो भाई देखते हैं। आपने कब अप्लाई कब करा था? 2023 में। अच्छा, 2023 में। हाँ, 2023 में। और 2023 में अप्लाई, बस ऐसे ही मज़े में अप्लाई किया था, मतलब उम्मीद नहीं था। फिर अचानक वहाँ से आया कि हाँ आपका जो है इंटरव्यू होने वाला है, ये होने वाला, वो सब चीज़। जिस दिन हमारा इंटरव्यू था स्टार्टअप बिहार वाले में, लोगों के साथ प्रेजेंटेशन करना था, पंकज सर थे उस समय। मेरा चश्मा टूट गया और मेरा डिस्टेंस थोड़ा ठीक नहीं है। अब यहीं पे हाजीपुर में ही मेरा चश्मा खुल के गिर गया और ट्रक चढ़ा दिया उस पर। अब मेरा विजिबिलिटी हो गया 0। हम गए वहाँ पे, अब वो हमसे पूछ रही क्या है। हम, सर हमको थोड़ा नज़दीक जाना पड़ेगा, दूर से हमको दिख नहीं रहा है टीवी पे, क्योंकि वो दिखता है, डिस्टेंस का प्रॉब्लम है। जितना बुरा हमारा प्रेजेंटेशन गया था, जितना बुरा गया था कि वहाँ से निकलने के बाद जो हमारी सेकेंड डायरेक्टर है उसको बोले कि भाई नहीं होने वाला है यहाँ पे कुछ। उसके बाद कॉल आया कि नहीं, आपका सिलेक्शन हो गया है और आपका प्रोडक्ट अच्छा है, ये वो। और उसमें मतलब उसके बाद जो आया, तो उसके बाद फिर पीछे कहाँ मुड़े हम लोग। उसके बाद तो बस चलते रहिए और चलते रहिए, जो होना था हुआ। बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, थोड़ा बहुत नहीं आता, बहुत प्रॉब्लम आता है। और लोग जो कहता है कि 10 लाख में आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा, असंभव है, नहीं चालू कर सकते आप। और मैन्युफैक्चरिंग तो खास करके नहीं कर सकते, क्योंकि मशीन का कॉस्ट ही 12 लाख पड़ेगा। तो स्टार्टअप बिहार सीड फंड, उसका उनका कहना ही है कि हम आपको सीड फंड दे रहे हैं, ठीक है, हम आपको फंड नहीं दे रहे हैं, हम आपको सीड फंड दे रहे हैं। बैंक को एक लिबरल अप्रोच अपनाना चाहिए स्टार्टअप के लिए। बैंक स्टार्टअप पे ट्रस्ट नहीं करता है। अच्छा, खासकर बिहार में तो मुझे लगता है खासकर नहीं बिहार में। और हम बार बार हर एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हम स्टेट बैंक को कंडेम कर देते हैं, क्योंकि स्टेट बैंक बिगेस्ट ऑब्स्टेकल है स्टार्टअप के जर्नी में। कारण क्या है कि उनका स्टार्टअप के प्रति जो रवैया है वो ठीक नहीं है। हमारे स्टार्टअप प्रोडक्ट के लिए जब हम बैंक में लोन के लिए अप्लाई किए 50 लाख के लिए, तो मतलब 9 महीने तक मेरा फाइल रख के रिजेक्ट किया गया। अच्छा। उसके बाद स्टेट बैंक के जो अधिकारी, जो पटना वाले रीजनल ऑफिस के लोग थे, ठीक है,
उन लोगों को स्टार्टअप बिहार बुलाया गया। और ये नहीं बताया गया कि इनका फाइल रिजेक्ट हुआ है। उनको बुलाया गया और उनको हम अपना प्रोडक्ट टेस्ट कराए। अच्छा। अपना प्रेजेंटेशन दिए, सब कुछ जब पहले बता दिए उनको, तो उन लोगों ने कहा कि अरे आपका तो बहुत अच्छा है, कहीं से लोन वो नहीं लिए हैं। हम कहा कि लोन के लिए सर प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन कहा कि आपका ये कारण है, किसी न किसी कारण से रिजेक्ट है। तो कौन किया? हमें सर स्टेट बैंक। जैसे ही स्टेट बैंक की बात आई तो बोले कि ठीक है आप जाइए। उनके एजीएम वगैरह थे उसमें। ओके। और वो लोग बोले कि जाइए हम बोल देते हैं आपका लोन हो जाएगा। और आपको जान के हैरानी होगी कि उनके कहने के बाद भी लोन नहीं हुआ। ठीक है। तब हम लोग लास्ट में पंजाब नेशनल बैंक में ट्राई किए, और नो डाउट पंजाब नेशनल बैंक का जो पहले का रवैया रहा है, पहले का जो भी रहा हो, लेकिन अभी उसके अधिकारी नो डाउट काफ़ी कोऑपरेटिव अधिकारी लोग हैं। उन लोगों ने सपोर्ट किया और उसके बाद हमारा फाइनेंस हुआ। फाइनेंस होने के बाद हम लोग फिर अपना प्रोडक्शन चालू कर पाए। तो पंजाब नेशनल बैंक वगैरह या जो भी बाकी के बैंक्स हैं, आपको स्टार्टअप के जर्नी में बैंक से फाइनेंस लेने में बहुत स्ट्रगल करना है, बहुत स्ट्रगल। और खास करके पहले बैंक के प्रेफरेंस में कभी स्टेट बैंक को रखिए ही मत। आप किसी दूसरे बैंक को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका सिविल वगैरह बैंक का अपना क्राइटेरिया वो आप फुलफिल करते हैं, तब आप किसी दूसरे बैंक पे अप्रोच करिए। स्टेट बैंक में पहला अप्रोच नहीं करिए। वो बुजुर्ग बैंक है, मतलब राज्यसभा वाली बात है कि खा पी के आराम से बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं, आराम से आ रहा है ना। 9 बजे के बाद 1 बजे के बाद आइए लंच हुआ है। ये चीज़ें तो बैंक को अपना एक रवैया चेंज करना पड़ेगा। अगर आप स्टार्टअप पे आप ट्रस्ट नहीं करेंगे तो बढ़ेगा कैसे? और जब उसके पास इतना ही पैसा होगा तो आपके पास लोन के लिए आएगा क्यों? हाँ। अगर आप बैंक से 10 लाख 20 लाख 50 लाख ही मांग रहे हैं, सरकार गारंटी दे रही है, CGTMSE में 2% आप ब्याज एक्स्ट्रा ले रहे हैं, फिर भी आपका वही ड्रामा रहेगा, तो फिर स्टार्टअप को प्रमोट कैसे करेंगे आप? अच्छा, स्टार्टअप इंडिया के बारे में आपको कुछ पता है? पता है। तो वहाँ से फंड्स आपको मिला? नहीं, वहाँ से फंड्स नहीं। क्यों? देखिए स्टार्टअप इंडिया वाले में क्या है ना कि वो अपना फंड जो है वो इंक्यूबेशन सेल को एलोकेट कर देती है। ओके। इंक्यूबेशन सेल कुछ एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप होगा, जैसे अपने यहाँ पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये सारी चीज़ें। वो लोग डिस्क्रिमिनेटरी नेचर अपनाते हैं। अच्छा। डिस्क्रिमिनेटरी नेचर अपनाने का तात्पर्य यह है कि अगर आप आंध्र प्रदेश इंक्यूबेशन सेल में कहीं अप्लाई कर दिए अपना प्रोजेक्ट, नो डाउट आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा हुआ, वो सिर्फ एक ही चीज़ कहेंगे, यू मे अप्रोच टू योर लोकल इंक्यूबेशन सेल। ओके। तो एक तो आपका वहाँ से रिजेक्ट, लोकल वाले के पास आप आए अप्रोच करने, लोकल वाले एक लाइन में मैसेज लिख के देगा कि फंड्स हैज बीन एग्जॉस्टेड। अच्छा। ओके। IIT पटना? IIT पटना में भी आप ट्राई करिएगा तो भी वो लास्ट में एटलीस्ट उनके पास एग्रीकल्चर वाला में फंड समाप्त हो जाता है। अच्छा, एग्रीकल्चर वाला। और टेक्नोलॉजी वाले में लोग अच्छा खासा इन्वेस्ट करता है, नो डाउट टेक्नोलॉजिकली वो लोग इन्वेस्ट करना चाहता है। मिलेट को लेके लोग प्रमोट तो कर रहा था, काफ़ी अच्छा खासा प्रमोशन हुआ मिलेट को लेके, लेकिन जो स्टार्टअप इंडिया वाला इंक्यूबेशन सेल है वो लोग मिलेट के प्रोडक्शन को अब ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ओके। वो मिलेट वाले पे फंड देना नहीं चाहते हैं। वो अच्छा, वो इसलिए नहीं देना चाहते। एग्रीकल्चर में वो और मतलब कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिस पे वो फंड्स देते हैं? वो एग्रीकल्चर नहीं, वो बेसिकली देखते हैं कि एग्रीकल्चर में आप टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, मतलब हाँ, ड्रोन वगैरह बनाइए तो मिलेगा आपको। अरे भाई, तो सब आदमी का सब पोटेंशियल है ना, फिर तो क्या मतलब है? तो हम एग्रीकल्चर को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? तो हम ड्रोन बना के किसान को बेचेंगे, वैसे बर्बाद हो रहा है, वैसे बर्बाद हो, क्या दिक्कत? वही पता चला किसान अब जाए ड्रोन पढ़ने, कैसे ड्रोन क्या करना है, फिर उसको अपना खेती करने दो। खेती करना है आप, उसके मतलब उसका जो है लाइवलीहुड एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं आप, उसको अपलिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको ड्रोन बेचना है, बर्डन बना रहे हैं। अरे ड्रोन बेचिए, उसमें परेशानी नहीं है। आप कितने किसान को ड्रोन दे सकते हैं? 2 लाख का। सही बात है। 2 लाख का देगा, वो 2.5 लाख दे के ट्रैक्टर खरीद के ले आएगा, अपना जोतेगा आराम से। काहेगा ड्रोन? उसको रखा हुआ है, दिन भर बैठेगा एकदम लेके पेस्टिसाइड छिटता रहेगा। क्या जरूरी है आपके ड्रोन का? रखिए भाई आप अपना ड्रोन अपने पास। तो आप उसका खर्चा बढ़ा रहे हैं, उसका आय नहीं बढ़ा रहे हैं, उसका खर्चा बढ़ा रहे हैं। तो आप ये भी चीज़ तो प्रमोट करेंगे कि कोई अगर उसका इनकम बढ़ाएगा तभी तो उसका खर्चा बढ़ेगा। पैसा ही नहीं रहेगा तो ड्रोन कहाँ बिकेगा? अगर बोर्डिंग है 25,000 30,000 40,000 का बोर्डिंग हो रहा है, अगर वो पंपिंग सेट लाना हो रहा है तो वो तो उससे खरीदा नहीं जा रहा है। हाँ, सही बात है। और आप लगातार 2.5 लाख का ड्रोन लेके माथा पर थोप रहे हैं, खरीदिए, तो कहाँ से होगा वो चीज़? गांव में आज भी बहुत सारे लोग मैनुअली पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड छींटते हैं। क्या करते हैं? खाद छींटने के लिए मैनुअली है, अपना रखे बोड़ा में छींट रहे हैं हाथ से। उसको चेंज करने की ज़रूरत है। इसलिए स्टार्टअप इंडिया वाला जो है ना फंड, स्टार्टअप इंडिया फंड जो है वो
लीपा पोती वाला काम होकर रह गया हुआ है। आपको भरोसा नहीं, मैं 8 बार अप्लाई कर चुके अच्छा। और 8 बार रिजेक्ट होता। अब समझ रहे इतना भी कैसे कोई फ्लॉप हो सकता है, ये 8 बार लगातार और एक ही रीजन, आप बिहार में करेंगे तो इनके पास फंड नहीं होता है और दूसरे के पास करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करता है, तो आप जाएंगे कहाँ। नो डाउट बिहार स्टार्टअप इस मामले में ठीक इसलिए है कि अगर आपका प्रोजेक्ट सही है, नहीं भी सही है आपका प्रोजेक्ट, अगर उसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है तो उसका टीम जो लोग है, टीम वाले लोग, वो आपका हेल्प करते हैं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। उसके बाद तब आपका फाइनल स्टेज में पहुंचता है। यहाँ तो कोई आपको सिखाने वाला है नहीं स्टार्टअप इंडिया वाले में, करो खुद भरो खुद। तो ये चीज़ें स्टार्टअप इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है अभी उसमें। हाँ, आप नेक्स्ट 10 साल में बिहार को स्टार्टअप वर्ल्ड में कहाँ पे देखते हैं? मेरा तो प्रयास है कि बिहार का स्टार्टअप जर्नी भगवान करे कि 10 साल में काफ़ी ऊपर जाए, और हम इसके लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं। हम जो नया कॉलेज का स्टूडेंट लोग हैं, जो नया जनरेशन, उसको ये नहीं पता है कि हम कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं, कहाँ से फंड आएगा, क्या आएगा, तो हम अपना एक स्टार्टअप सेल दे रहे हैं। अच्छा, ओके, ठीक है। और उस स्टार्टअप सेल में एकदम मतलब विदाउट एनी कॉस्ट मान के चलिए उसको, ठीक है। आप आइए, आपको वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा, आपका बिजनेस आइडिया भी सुना जाएगा, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कैसे गवर्नमेंट स्कीम का लाभ मिल सकता है, बैंकिंग स्कीम का लाभ मिल सकता है, कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं प्रैक्टिकली, वो सारी चीज़ की ट्रेनिंग उनको वहाँ पे दी जाएगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। नाइस नाइस नाइस। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो ऑब्वियस सा चीज़ है ये, मतलब इतना खुद के तरफ से इतना एफर्ट्स लगा रहे हैं तो आप लोग इनको अप्रोच कर सकते हैं और ये बेसिकली आपका अच्छे से हेल्प करेंगे। अच्छा, अगर आप अभी मतलब लाइक आपका खुद का अगर स्टार्टअप नहीं रहता तो आप बेसिकली क्या कर रहे होते हैं? पॉलिटिक्स जिंदाबाद, वो तो हम अभी भी कर रहे हैं। अच्छा, ओके, बताइए उसके बारे में कुछ बताइए। पॉलिटिक्स में अभी हम वैशाली से थे सांसद प्रत्याशी। अच्छा। और हम तीसरे स्टेज पे रहे हैं। अच्छा, नाइस। थर्ड पोजीशन पे रहे वैशाली से हम। बाई प्रोफेशन हम एडवोकेट ही हैं। अब वो भी एक अजीब सा इंसिडेंट था। अजीब सा इंसिडेंट क्या कि एज ए मिडिल क्लास फैमिली, आप जब जिस बैकग्राउंड से आते हैं उस बैकग्राउंड में अगर आप ये पॉलिटिक्स की बात करते हुए हैं तो गुनाह माना जाता है। और बड़े लोगों के सामने अगर आप खड़ा होना चाहें तो सबसे पहले आपके अपने ही लोग आपको पुश बैक करना शुरू कर देते हैं। आ जाओ, पीछे आ जाओ। लोग आप पे ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाता है। लोगों को लगता है कि आप पैसे खा के बैठ जाएंगे, लोगों को लगता है कि धमकी से डर जाएंगे। तो मेरे पास भी ये बड़ा चैलेंज आया था इस बार। तो इलेक्शन का कैंपेनिंग, चूँकि हम पिछले जब से मुजफ्फरपुर में आया 2011 से, तो हमको लगता है 14 साल के करीब हो गया मुजफ्फरपुर में रहते हुए। मैं 14 साल में हम आज तक कभी प्राइवेट लाइफ जिए ही नहीं। अच्छा, ओके। आए तो टीचिंग प्रोफेशन में रहे। मेरे जो स्टूडेंट है वो कुछ MBBS कर लिए, कुछ के बच्चे हो गए, कुछ की शादी हो गई, तो सब लोग हैं। और इलेक्शन में सबसे बड़ा बेनिफिट हमको उन लोगों का मिला। और मेरा बहुत पहले से ऐसा था कि एक ऐसा हम लोग सिस्टम बनाए जिसमें महिलाओं के एफर्ट का यूज कर सकते हो, यूथ के एफर्ट का यूज कर सकते हो, क्योंकि यूथ हमारे यहाँ है और यूथ बहुत अच्छा कर सकता है, बशर्ते कि उसको गाइडेंस सही मिले। ओके। नहीं तो स्थिति इतनी बुरी है स्थिति कि दारू बेचने में लगा हुआ है, स्मैक पीने में लगा हुआ है, लड़की छेड़ने में लगा हुआ है। ये चीज़ समाज को दूषित करता है। तो जब तक आप काम उसको नहीं देंगे वो करेगा क्या? सही बात है। और काम तो कोई ढूंढ के देगा नहीं। बहुत सारा यूथ, जब हम लोग बातचीत करते हैं कॉलेज स्टूडेंट से, स्कूल स्टूडेंट से, उनके पास आइडिया बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन कुछ का एज नहीं पूरा हुआ है तो बैंक लोन नहीं कर सकता है। तो उनको ये भी चीज़ बताना है कि तुम कैसे इस चीज़ को, अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, तो हम जब इलेक्शन के कैंपेन के ड्यूरेशन में बहुत बार जब गांव वगैरह में घूमे, हमको पता चला कि जो भी पॉलिटिक्स वाले लोग हैं करोड़ों रुपए खर्चा करके आते हैं, वो पहले अपना रिकवरी में लगते हैं। मेरे पास था ही नहीं तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन गांव का जो दशा है कि हम वहाँ पे, गांव में अब आम का पेड़ है, सपोज करिए, गांव में जो गांव की महिलाएं हैं जो नहीं पढ़ी लिखी हैं, घर में रह रही हैं, दिन भर इधर उधर हो रहा है। अब मान लीजिए कि एक आम का पेड़ 3000 से 4000 रुपये में बिकता है। ठीक है। हम उन्हीं को 4000 दे दिए। हम बोले कि आप खरीद लो इनको, आप 5000 ले लो, आप खरीद लो, और आपका सिर्फ काम इतना ही है कि इसको 4 टुकड़ा में काट के हमको दे दो। अच्छा, ठीक है। जितना आप आम काटेंगे, जितना केजी काटेंगे, पर केजी के हिसाब से आपको 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये हम आपको दे देंगे। एक तो दिन भर उन लोगों का काम लगा रहेगा। आपका आम का प्रोडक्शन अगले साल से बढ़ाना लोग शुरू कर देगा। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमको उसको प्रोक्योर करके मार्केट में उतार देना है।
तो एक तो उनको काम का काम मिल गया, घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, दिमाग जो है दूसरे जगह जो लगा हुआ था वो काम पे लगा हुआ है, और जो हमारा गांव का टेस्ट है वो टेस्ट हम लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। यूथ की बात जहाँ तक आ रही है, यूथ जो है वो मिसगाइडेड है। अच्छा। उसको कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये नहीं पता है। तो वो एक टीम बना के काम करना चाह रहा है, लेकिन उसको यही नहीं पता है कि काम करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। हाँ। तो ये सारी चीज़ों को बनाने के लिए हमारा एक एनजीओ है, वो एनजीओ काम करता है इसमें। अच्छा अच्छा, ओके। ठीक आपका है, NGO भी है? हाँ एनजीओ है। उस एनजीओ का पर्पस ही यही था अच्छा, ओके। कि हम सोशल वेलफेयर के लिए ही काम करें। नाइस। तो उस एनजीओ के तौर पे हम लोग आगे बढ़ के वो सारा, वही जो स्टार्टअप वाली टीम है, उस स्टार्टअप टीम को ही हम बना रहे हैं, उसके स्टार्टअप सेल को, कि ताकि यहाँ पे स्टार्टअप का जितना आपका बेसिकली जो भी चीज़ है या जो एक्सपीरियंस हमारा रहे वो आपके साथ शेयर। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग लेके चल रहे हैं। तो पॉलिटिक्स आपको बताता है कि आपका सोसाइटी क्या चाहता है आपसे। ओके ओके। वोट के अलावा उनकी भी एक्सपेक्टेशन है। हाँ हाँ हाँ। तो एक्सपेक्टेशंस पे आप कैसे खरे उतर सकते हैं, वो चीज़ आपको जान के हैरानी होगा कि लोग अभी तक जो जीतने के बाद जो लोगों के पास फाइल जाता है, गांव के लोगों का आवेदन कि सांसद जी, विधायक जी, हमको रोड चाहिए, सड़क चाहिए, हमको सिर्फ पता चलने की देर होती है। अच्छा। और अभी तक लगभग हमको लगता है कि 8 के आसपास हम सड़क बनवा चुके हैं, 8-9 के आसपास। अच्छा, ओके, नाइस। बिना किसी के आवेदन के, सिर्फ वो हमको दिखा है और एक आध आदमी हमको खाली फ़ोन करके बोला कि ये चीज़ बनना चाहिए, वो बनाए। तो अगर हम पर्सनली एफर्ट से कुछ कर पा रहे हैं, कि हमारा ही गांव है ना, हमारा ही शहर है ना, हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है। हम 4 चक्का में बैठ के निकल रहे हैं तो आंख बंद करके तो नहीं निकल सकते ना, हमको तो दिखता तो होगा कि सड़क पे गड्ढा है। अगर हमारे एक फ़ोन करने से अगर वो 3 दिन में बन जाता है तो क्या बुरा है फ़ोन करने में। तो पैसा वैसे भी हमको सरकार दे रही है फ़ोन से बात करने का, बतौर सांसद, बतौर विधायक। ये चीज़ें होती हैं। हमारा ये चीज़ रहता है कि हम बहुत कुछ सीखें, बहुत चीज़ एक्सप्लोर करें, बहुत कुछ जानें। तो सोसाइटी को जब तक जानेंगे नहीं तब तक आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते उसके ऊपर। कोई एक फनी इंसिडेंट बताइए आपके स्टार्टअप जर्नी में। फनी इंसिडेंट एज सच तो क्या, फनी इंसिडेंट मतलब जो था वो हम आपको बता ही देंगे, किस किस ढंग से हम लोग काम करते आए हैं, किस किस तरीके से काम कर रहे हैं। और फनी इंसिडेंट यही रहा कि हम लोग इलेक्शन के ड्यूरेशन में कोर्ट में थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। तो कोर्ट में घूमते घूमते SDM के कोर्ट की तरफ गए किसी मामले में। वहाँ पर लिखा हुआ था आम चुनाव 2024। अच्छा, ओके। हमारे साथ एक और लड़का था, बोले कि चुनाव लड़ लें क्या, ऐसे ही बात चला कि चुनाव लड़ लें क्या। बोला कि भैया बहुत लोग गाली देगा। हमें तो ऐसे भी देता है लोग गाली नहीं दिया तो फिर आप फेमस कैसे हुए। हम चलिए पूछते हैं। और इनफैक्ट आपको जान के हैरानी होगी कि नॉमिनेशन फॉर्म फाइल कैसे करते हैं, मिलता कहाँ है, कुछ नहीं पता था। और बतौर अगर आप गांव के लड़के हैं या मिडिल क्लास फैमिली से आते, कौन बताएगा आपको। अगर हम नेता हैं तो हमारा बेटा नेता बनेगा, कि हम आपको क्यों नेता बनाएंगे। दैट इज़ द मोनोपोली ऑफ द सोसाइटी। और उस चीज़ को लेके तो हम लोग पता करते 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 हम लोग जो है तब DM ऑफिस पूछे, DM ऑफिस में गए, पूछे कि चुनाव लड़ना है, नॉमिनेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा। तो पूछता है किसको लड़ना है, हमको लड़ना है। आप लड़ेंगे? हाँ लड़ेंगे। और हम अपने वैशाली लोकसभा के सबसे यंगेस्ट कैंडिडेट थे। अच्छा, नाइस। और पहली बार इलेक्शन लड़े हैं। हाँ। और पहली बार केवल और केवल हमारा स्टूडेंट और केवल महिलाओं का सपोर्ट रहा है, और बेहतर सपोर्ट रहा है, जिसके बदौलत हम 3rd पोजीशन पे रहे। अरे बहुत बढ़िया है। और आज अगर प्रयास, अगर कुछ करने का मौका मिलता है, अगर किसी भी ढंग से करने का मौका मिलता है, तो हम उनके लिए जितना बेहतर हो सकता है उतना बेहतर करेंगे। और हम उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। ये चीज़ें होती हैं। नहीं, ऑल द बेस्ट आपकी पॉलिटिकल जर्नी में। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली में बिहार को क्या, लगभग पूरे कंट्री को हमें मतलब ऐसे नेता चाहिए जो कुछ करना चाहे, जो भी जनता जो चाहती है एटलीस्ट कम से कम वो तो कर दे। हाँ, समझना भी पड़ेगा दूसरा के। देखिए अब बहुत दिन तक सिस्टम से भाग नहीं सकते, लोग अवेयर हो रहे हैं। ठीक है, लोग अपना अधिकार जानना शुरू कर चुके हैं। और इस बात का तकलीफ हो गया है नेता लोगों को कि अभी जान कह रहा है, जिंदगी भर बेवकूफ़ बना के रखना पॉसिबल नहीं है। हमारे ही घर में जो हमारे दादाजी थे वो किसान थे, पिताजी हमारे गाड़ी चलाते हैं। तो कुछ लोगों का इंटेंशन ऐसा होता था कि जब इसके पड़बावा कुछ नहीं किए, बाबा कुछ नहीं किए, बाबू कुछ नहीं किए, तो ई क्या करेगा। आज स्थिति ये है कि जो एक वर्ग जिनके दिमाग में ये सोच था, उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम बन के खड़े हैं। तो ये चीज़ें होती है। आपको एज ए मिडिल क्लास आपको आपका अपना रास्ता खुद बनाना है और उसी पर खुद चलना है। कोई आपके लिए ना रास्ता बनाने जा रहा है, ना आपको बना बनाया रास्ता मिलने जा रहा है।
आपको खुद चलना है और खुद बनाना भी और खुद चलना भी और खुद पहुंचना भी है। और इस उम्मीद को बिल्कुल छोड़ दीजिए कि कोई आपका सपोर्ट करेगा। कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई भी नहीं। इनफैक्ट योर फैमिली विल नॉट सपोर्ट यू। एंटरप्रेन्योरशिप में तो सबसे पहला चीज, नौकरी करने के लिए घूस 10 लाख दे दिया जाएगा, लेकिन बिजनेस करने के लिए 2 लाख रुपए आपके घर से नहीं मिलेगा। सही बात है, हाँ वो तो है, वो तो बिहार के मेंटेलिटी में ही है। ठीक है, तो ये चीज बदलनी पड़ेगी। और जब तक गार्जियन अपने बच्चे पे भरोसा नहीं करेगा तो दूसरा भरोसा थोड़ी करेगा। हाँ हाँ हाँ। हमारे पिता अगर हमारे पे भरोसा न करे तो बैंक हमारे पे भरोसा करेगा? नहीं करेगा। दूसरा भरोसा करेगा? नहीं करेगा। लोगों को लगना चाहिए, भाई अगर हमारा स्टार्टअप कर रहा है तो हम उसके साथ सपोर्ट नहीं करेंगे, हम उसके साथ खड़े नहीं होंगे, तो पहले कौन खड़ा होगा उसके साथ? तो पहले ही हार मान जाएगा। तो बेहतर है कि हम अपने बच्चों पे भरोसा करना सीखें, उनके पोटेंशियल को समझे, उनके स्किल को समझे। आज तक तो यही नहीं समझ पाया लोग कि करना क्या है, किससे क्या करवाना है। 5 बेटा है, 5 को एक ही सिस्टम में धकेल देना है, जाओ बाबू। जबकि 5 में से हो सकता है कि 4 बहुत अच्छा कर सकता हो, लेकिन उसको हम जबरदस्ती जॉब में धकेल के एक जिंदगी नरक का बना दी उसका। तो ये चीज़ है। जॉब देखिए चाहिए, ज़रूरत है, जॉब भी करना जरूरी है, एक्सपीरियंस, लेकिन जॉब ही सब कुछ नहीं है। सब कुछ नहीं, ट्रू। जॉब सब कुछ नहीं। क्या करेंगे आप जॉब लेके? कितना चीज़ क्या करेंगे? कितना आप 80% जॉब वाले से पूछिए आप कि क्या आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी से खुश हैं, फिर वो बताएगा कि ज़िंदगी से कितना खुश हैं और नहीं है। सो प्रॉब्लम यही है, क्योंकि वो अपने लाइफ स्टाइल से खुश नहीं बेचारा। आप सोचिए ना कि आप एक ही ढंग का काम कैसे करेंगे? 9 to 5 डेली जा रहे हैं, वही काम करें, वही फाइल, वही सिस्टम। स्कूल से निकले वापस एक काइंड ऑफ स्कूल, वही बस वही चीज़। आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, डेली एक ही फाइल। यही कारण है कि जो अधिकारी है जो है ना, वो कामचोर हो जाता है। एक फाइल हमारे पास आया, डेली तो हम फाइल ही साइन, अच्छा ठीक है कल होगा, अच्छा ठीक है परसों होगा, वो चल रहा है उसमें। क्योंकि काम को आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, आप बोझ समझ रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे बड़ा काम क्या है कि आप ये काम नहीं कर रहे हैं, इसमें मन नहीं लग रहा है, तब तक आप चले जाइए प्लांट देखिए। आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ तैयार हो रहा है वहाँ बैठे रहिए। न भी कभी कंस्ट्रक्शन सीखे होंगे, वो भी कंस्ट्रक्शन आप सीख जाएंगे वहाँ पे। मशीन कैसे इंस्टॉल हो रहा है वो भी सीख जाएंगे आप। किसी का चिट्ठी आ रहा है, किसी का नोटिस आ रहा है, किसी का कोई कागज आ रहा है, उसका रिप्लाई कैसे करना है वो भी सीख जाएंगे। आपको कहाँ क्या पहुँच बनानी वो सीख जाएंगे। तो दिमाग का आप पूरा चौथरफा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें क्या है कि बस एक कभी तांगा देखें, घोड़ा को जो है ना इस ढंग से आँख के किनारे लगा जाए कि दाएं बाएं नहीं देखना है, सीधा देखना है, सीधा देखना है। तो जॉब वाले में जो है ना वो पहनाया जाता है उसको, तुमको सीधा देखना है, दाएं बाएं नहीं देखना है बेटा, जो देखना है सीधे देखना है। तुम हवलदार का नौकरी करो, तुम चपरासी का नौकरी करो, लेकिन तुम नौकरी ही करो जो चपरासी, जो सिंपल सी बात है कि जो राजा बन सकता था हम उसको भिखारी बना के बिठाए हुए हैं। सही बात है। तो ये चीज़ होती है। तो हमको ये इस सिस्टम से मेरी लड़ाई होती है कि भाई आप जो बच्चा है जो कुछ करना चाह रहा है, आप उसको ज़बरदस्ती ठेल के भेज रहे हैं, नौकरी कर लो, नौकरी कर लो, नौकरी कर लो। कुछ तो समझो कि तुम्हारे बेटे में, तुम्हारे भाई में क्या स्किल है। आप ही नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? कौन समझेगा? सही बात। फिर वही चीज़, अब कोई डांस बहुत अच्छा कर पाता है, घर वाला उसको नचनिया कहता है। हमने भी इनिशियल डेज में बहुत डांट सुना है, बट फिर क्या हुआ जब हम प्रूफ करके दिखा दिए, मतलब गूगल वगैरह बहुत कुछ में गए तो वहाँ से प्रूफ कर दिए पापा को कि पापा ये देखिए हम ये सब चीज़ कर सकते हैं। फिर जाके उनका ट्रस्ट खुला कि नहीं ठीक है बेटा, तुमको जो सही लगता है तुम वो करो। सबसे लास्ट में आपके अपने घर वाले भरोसा करते हैं, ये याद रखिए। सबसे लास्ट में भरोसा घर वाला करता है। हाँ सही बात है। चुनाव का इंसिडेंट आपको बताते हैं। चुनाव में हमको सारे जगह से जितना 6 विधानसभा है उसमें बड़े अच्छे वोट है, ठीक। मेरा अपना गाँव हो, मेरा अपना घर हुआ ना, मेरे गांव से हमको 51 को वोट था, 4,500 वोट में, ठीक है। कुछ लोगों का कहना था कि भाई गांव वाला भरोसा नहीं किया। अरे नहीं किया, अगली बार करेगा भाई। घर की मुर्गी दाल बराबर सबके लिए होती है, उसमें कोई नया बात थोड़ी है। वो देखना चाह रहे हैं कि हमारा लड़का किस ढंग से काम कर रहा है, और अब वो लोग भरोसा कर रहे हैं, वो लोग सपोर्ट में साथ में खड़े हैं वो लोग। तो यही चीज़ बोल रहे हैं कि सबसे लास्ट में आपका घर वाला पे भरोसा करता है। पहले पूरा दुनिया जीत के आ जाइए, घर वाला उसके बाद स्वागत करता है, उससे पहले कुछ नहीं होता है, ना हो पाएगा वो। क्योंकि वो लगातार आपको देख रहा है ना, तो लगातार देखने का मतलब यही चीज़ होते रहता है। एक ही ढंग का ज़िंदगी जी रहे हैं, यही तो बेटा है, यही तो भाई है, ये तो डेली आ रहे हैं, शाम में आप घर में उसी पोजीशन में आ रहे हैं। बाहर के दुनिया के लिए आप अलग हो सकते हैं, बाहर की दुनिया के लिए हम अलग हो सकते हैं, घर में आप वही हैं जो बचपन में थे। इसलिए सबसे लास्ट में भरोसा आपका घर वाला करता है। आपको बताना पड़ेगा, आप दुनिया को प्रूफ करिए ना करिए, आपको घर वाले को प्रूफ करके बताना पड़ेगा कि हम ये चीज़ इस लायक हैं,
तब जाके ट्रस्ट बिल्ट होता है उनका। तो हालांकि वो लोग भी अपनी जगह सही ही हैं, क्या कर सकते हैं, जिस परिवेश से वो लोग आए हुए हैं या जिस परिस्थिति को वो लोग फेस किए हुए हैं, तो इतना जल्दी तो ट्रस्ट बिल्ट नहीं करेगा। गलती उन लोगों का भी नहीं है, वो अपनी जगह सही है, हम अपनी जगह सही यही चीज़ होता है। ओके ठीक है, आपको कुछ कॉलेज का मेमोरीज है जो आप शेयर करना चाहते हैं? कॉलेज के मेमोरीज में मतलब देखिए, हर एक समय आदमी के लिए हर एक चीज़ मेमोरेबल ही होता है। आप कौन सी मेमोरी जानना चाहते हो वो बताइए। कुछ भी ऐसा आपके फ्रेंड्स के साथ? हमारे फ्रेंड्स जो हम इससे पहले लॉकडाउन के समय DU में हम पढ़ रहे थे, देखिए एज ए फ्रेंड की बात करें तो बहुत ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं कि बहुत बेस्ट फ्रेंड लोग हैं, लेकिन जो लोग हैं वो बेस्ट है हमारे लिए। ओके। हमको याद है कि 2020 के समय जब लॉकडाउन लगा था तो हम घर छोड़ के भाग गए थे दिल्ली। अच्छा। इसलिए भाग गए थे कि हम यहाँ के एजुकेशन सिस्टम से बड़े परेशान हो चुके थे। ओके। तो DU का एग्ज़ाम होना था, तो हमारे साथ 2-4 कुछ लोग, हम लोग साथ में तैयारी करते थे UPSC की। तो UPSC की तैयारी करते, मेरा पॉलिटिकल साइंस बड़ा गंदा था। अच्छा। तो जब कभी टेस्ट वगैरह होता था तो हमारे जो साथ में तैयारी करते थे जो दोस्त लोग, वो कहते थे कि तुम भाई पॉलिटिकल साइंस मत लेना, नहीं तो पॉलिटिकल साइंस की बेइज्जती हो जाएगी। वो बड़ा बुरा लगता था भाई कि सब कुछ ठीक है। और एक चीज़ देखें, ईश्वर का जो होता है ना कि आपको जिस सेक्टर में लेके जाना होता है, वो किसी न किसी, आप कहीं जा रहे हो कहीं से उठा के वहीं ले जाके पटक देगा। सही बात है। हाँ। उस ईश्वर के गेम के आगे किसी का न चला है न चलेगा। आप जो कर रहे हैं इतना मान के चले कि ऊपर वाले की इच्छा है, अगर ऊपर वाले की इच्छा नहीं है आप नहीं कर सकते हैं। हमको नेता बनना था, लास्ट में हमको घुमा फिरा के वहीं ला के डाल दिए। तो पॉलिटिकल साइंस का जब हम लोग यहाँ से बैच चल रहा था, DU का फॉर्म भरे बिना किसी को बताए, पटना में एग्ज़ाम देने गए, एग्ज़ाम वगैरह दे दिए, रिजल्ट आया। लॉ का ये था हम लोगों के पास कि यहाँ से लॉ में एडमिशन करा लिए थे। तो चूँकि रेगुलर नहीं कर सकते थे तो हमको DU में SOL में एडमिशन कराना था। ओके। SOL में भी एडमिशन नहीं कराना था, मेन पर्पस था यहाँ से भाग जाना। तो हम कहे कि ठीक है, एडमिशन वगैरह सब कुछ हो गया। जो अभी आप बोले हैं कि सबसे लास्ट में फैमिली ट्रस्ट करता है, उसका बेहतरीन एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। हमारे पिताजी को जब हम कहे कि पापा सब कुछ हो गया, पैसा कर्जा लेके, जानते हैं 10,000 रुपये लिए थे 10% ब्याज पे, और लेने के बाद जब एडमिशन कराने के लिए दिए तो पापा को फ़ोन किए, जब एडमिशन वगैरह सब कुछ हो गया, ID कार्ड वगैरह आ गया, पापा को फ़ोन किया कि पापा हमारा एडमिशन हो गया DU में। तो हमारे पापा को ही भरोसा नहीं हुआ। पापा बोले कि सही में हुआ है? तो हाँ, तो कुछ प्रूफ है हमें? हाँ ID कार्ड है। ID कार्ड भेजे। तो हमारे पापा कहते हैं क्या, एक है उनके दोस्त, उनको बोले कि अरे कॉलेज में फ़ोन करके पूछो तो कि सही में एडमिशन हुआ है कि ID फेक बना के दे रहा है। यूनिवर्सिटी फ़ोन हुआ तो यूनिवर्सिटी में बोला गया कि हाँ सही में एडमिशन हुआ है। उसके बाद पापा कह रहे हैं कि तो दिल्ली जाना है क्या? हाँ जाना है। अब पापा का फिर भी इच्छा नहीं था कि हम दिल्ली जाएँ, क्योंकि हम जैसे ही घर से निकलते ही परेशान हो जाते हैं। तो जब वहाँ पहुँचे तो पापा और मेरा बात होना बंद हो गया। अच्छा। कोई बातचीत नहीं। पापा कहते थे कि जिसको जो मन में आए वो करे, हमसे पूछे ही मत, हमको नहीं करना है कुछ। बातचीत होता था। इनफैक्ट सिचुएशन ऐसा था कि मेरे पास 20 रुपया नहीं होता था उस समय। तो कुछ हमारी दोस्त थी, एक हमारी दोस्त है लीना नाम है उनका। अच्छा। ओके। तो उनकी माँ हमको बहुत मानती हैं। तो क्या करती थी कि उनको पता होता था कि हम और वो जाते थे रिसर्च के लिए PM मेमोरियल लाइब्रेरी। हम लोगों को हमारे प्रोफेसर साहब HOD थे पॉलिटिकल साइंस के, बहुत मानते थे। तो अपना लेटर ऑफ ऑथराइजेशन दिए थे कि डायरेक्ट PM मेमोरियल लाइब्रेरी में जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। तो जाते थे। वो बेचारी क्या करती थी, खाने के लिए हम 3 दिन में भूखे रहते थे, तो खाने के लिए उसकी मम्मी पोहा बना के भेज देती थी। अच्छा। तो कुछ ऐसा नहीं है कि जब आप काम करने चलते हैं ना तो रास्ता अपने आप बनना शुरू हो जाता है। नो डाउट बहुत कोऑपरेटिव रहा है लोग उसमें, जो भी हमारे DU वाले बैच के लोग रहे हैं वो काफ़ी कोऑपरेटिव रहे हैं। और यहाँ की बात अगर आप पूछे तो यहाँ तो हम कभी कॉलेज ही नहीं जाते थे, क्योंकि जाने का मन ही नहीं करता था, तो मेमोरी बनाने का मौका नहीं मिला। बाकी बस ऐसा सच ये है कि उन लोगों को भी उन लोगों का मेरे लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहा है। भगवान करे जहाँ भी हैं वो लोग खुश रहें। ओके ठीक है, तो अभी अब इसको रैप अप करते हैं। आई बिलीव 1 आवर के अराउंड में हो गया रिकॉर्ड है। पता ही नहीं चला। वही तो, इतना बात पता ही नहीं चला। ओके ठीक है, तो हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? व्यूअर्स के लिए सिर्फ इतना ही बोलना चाहेंगे कि एक तो जो भी स्टार्टअप वाले लोग हैं जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, ठीक है, आप लोग सपोर्ट करिए और आप लोग स्टार्टअप की जर्नी में आगे बढ़िए। नो डाउट जब तक सीखेंगे नहीं तब तक करेंगे नहीं। तो आप लोग सपोर्ट करिए इसी ढंग से और समझिए, सीखिए कि कैसे काम को और आगे बेहतर ढंग से करा सकते हैं और कर सकते हैं। ओके थैंक यू सो मच आप आपका टाइम के लिए। अरे
एंड थैंक यू सो मच देखने के लिए। आई बिलीव कि इनके जो भी इनका एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर किया है, इससे आपको अपने लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करने को, या फिर आपके अपने स्टार्टअप में अगर कुछ इनसे हेल्प चाहिए, आप उनके लिए भी इनको अप्रोच कर सकते हैं। सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड आपका भी बहुत बहुत थैंक यू।